सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस। तो लास्ट क्लास इन द सेंस उसको रोक दिया था, बोर्ड का एग्जाम टाइम है ना, तो 20 मिनट से ज़्यादा मत देखो। उसके अलावा खुद की भी पढ़ाई भी जरूरी है, तो 20-20 मिनट से ज़्यादा नहीं करना था। तो हमने बोला कि वांट ऑफ फैक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, सिंपल क्यों नहीं किया, तो इसीलिए क्योंकि जब हम सिंपल करते हैं तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी जैसा बाहर से दिखता है सॉल्यूशन में मिलाने के बाद भी वही दिखता है। लेकिन वांट ऑफ फैक्टर उन चीज़ों के लिए आ गया जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी जो बाहर से तो NaCl दिख रहा है, सॉल्यूशन में मिल गया तो Na+Cl- दिख गया। तो बाहर के हिसाब से 1 मोल था, अंदर के हिसाब से 2 मोल था। तो जब हमने ऑब्जर्वेशन किया तो वो ऑब्जर्वेशन अंदर के हिसाब से हुआ, कैलकुलेट किया तो कैलकुलेशन बाहर के हिसाब से हुआ, दोनों का वैल्यू फ्लक्चुएट करने लगा। तो इस फ्लक्चुएशन को बताने के लिए हमारे पास वांट ऑफ फैक्टर की कहानी आई। यहाँ तक आपने देखा होगा, अगर जानते हो ये सारी बातें तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में हम आपको डिटेल करेंगे कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर को क्या होता है, नहीं वो तो समझ गए आप, लेकिन उसको निकालते कैसे हैं, और उसके रिगार्डिंग मेरे पास 2 क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन हर बच्चों को समस्या होती है, जितना भी पढ़ लो उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन में पार्टिकुलरली आपको प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से चीज़ों को समझ जाओ, और उसको हम 20-25 मिनट आधे घंटे के अंदर में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, टाइम का भी वेस्टेज ना हो। तो सबसे पहले अब हम बात करने जा रहे हैं वांट ऑफ फैक्टर के बारे में, जिसको हम I से डिनोट करते हैं, और फार्मूला में चेंजेस हो जाता है। ये किसके लिए होता है? इलेक्ट्रोलाइट के लिए। मतलब कैसे याद रखेंगे कौन इलेक्ट्रोलाइट है? तो 3 को छोड़ दो, ग्लूकोज, सुक्रोज एंड यूरिया। इसके अलावा कुछ भी 12th लेवल पर देखिए समझ जाओ इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। बाकी आप समझते भी हो कि NaCl है वही टूटेगा, CH3COOH है वही टूटेगा, आयंस तोड़ने तो 10th से सीख रहे हैं। तो XB × I बराबर P0A माइनस PA अपॉन P0A सीखा हमने। फिर हमने सीखा डेल्टा TB बराबर KB इंटू M, स्मॉल m मोलालिटी इंटू I। फिर डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू स्मॉल m इंटू I, और फिर पाई इक्वल्स टू कैपिटल M, यहाँ पे मोलालिटी था R इंटू T इंटू I, अगर इलेक्ट्रोलाइट है तब। तो वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला बताया गया कि I इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। क्या मतलब? एसोसिएशन का मतलब क्या होगा समझेंगे आराम से। अच्छा सर आराम से है ना, अच्छा ठीक। अगर एसोसिएशन मतलब जुड़ना, यानी अगर मान लो हमारे पास 2CH3COOH था, तो ये जुड़कर 1 बन गया, और CH3COOH होल ट्वाइस हो गया, इसको कहते हैं एसोसिएशन। अगर हमारे पास 2C6H5COOH था, या 2 की जगह मान लो 3 था, तो ये जुड़ के बन गया CH3COOH होल थ्राइस, इसको कहते हैं एसोसिएशन। अगर इसी जगह डिसोसिएशन की बात की जाए, मतलब तोड़ना यानी डिकम्पोज होना, यानी NaCl अगर है हमारे पास तो ये Na+Cl- बन जाएगा। अगर MgCl2 है हमारे पास तो ये Mg2++2Cl- बन जाएगा। तो फॉर्मूला में है हमारे पास I इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एसोसिएशन पहले कितना मोल था, तो इसके आगे जो लगा होता है उतना ही मोल इसको कहते हैं, इसके आगे जो लगा होता है उतना ही मोल इसको कहते थे। तो इस समय I की वैल्यू इसके लिए अगर आप देखोगे तो बोलोगे यहाँ पर नहीं लिख के यहीं लिख देते हैं, इतना लंबा चौड़ा लाइन क्यों बनेगा। यहीं पर अगर इसके लिए अगर आप I की वैल्यू देखो तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना मोल है? 1, और बिफोर डिसोसिएशन कितना है? 2। इसके लिए I की वैल्यू देखो तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना है? 1, ये वाला देखना है, आगे वाला, नीचे वाला नहीं, ठीक। और बिफोर डिसोसिएशन क्या है? 3। और अगर एसोसिएशन वाले में I की वैल्यू देखो तो ये अगर 1 मोल है, क्योंकि इसके आगे 1 लगा है, इसके आगे भी 1 है, इसके आगे भी 1 है, तो ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है। तो आफ्टर डिसोसिएशन में क्या है? 1 मोल प्लस 1 मोल,
2 मोल है, और बिफोर डिसोसिएशन में क्या है 1 मोल, तो I की वैल्यू 2/1 हो गई। अगर इसके लिए I की वैल्यू निकालोगे तो बोलोगे कि बिफोर आफ्टर डिसोसिएशन में कितना है, ये अगर 1 मोल है ये भी 1 है, यहाँ 1 है तो ये भी 1 मोल है, यहाँ 2 है तो ये 2 मोल है। तो आफ्टर डिसोसिएशन में क्या है 2 और 1 3 अपॉन बिफोर डिसोसिएशन में 1, यानी यहां से आपने देखा कि एसोसिएशन के लिए I की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आ रही है। और यहां से आपने देखा, ऐसे छोटी छोटी बातें पूछ सकता है एमसीक्यू में कि डिसोसिएशन के लिए I की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 0, इक्वल टू 1, ठीक है। यहां पर आप देखोगे तो I की वैल्यू कहीं ना कहीं ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो इस डिसोसिएशन के लिए पूछ सकता है I की वैल्यू इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 1, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये 2 बात पता होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि ये डायरेक्ट इतना ही से काम बन जाएगा, नहीं, ये तभी काम बनेगा जब ये 100% एसोसिएट हो, जब ये 100% एसोसिएट हो, जब ये 100% डिसोसिएट हो, जब ये 100% डिसोसिएट हो। 100% डिसोसिएट होने का मतलब इधर का जो NaCl अगर मान लो इतना अमाउंट में था तो पूरा NaCl जो है Na+Cl- टूट जाए, पूरा का पूरा प्रोडक्ट बन जाए या पूरा का पूरा टूट जाए, कुछ भी है जो एसोसिएट हो या डिसोसिएट हो 100% हो। लेकिन आपको कंफ्यूजन कहां पे होगा, जहां पे कह देगा कि 50% डिसोसिएशन है या कुछ डिसोसिएशन है, हमको पता नहीं है, उसको हम कहते हैं, समझेंगे आराम से, उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन। मतलब अगर हमारे पास ये पहला वाला एसोसिएशन का फॉर्मूला था 2CH3COOH और ये जा रहा था, मान लो 100% नहीं हो रहा, कुछ परसेंटेज हो रहा, तो हमको निकालना है कितना परसेंटेज है। तो हमने बोला ये बन रहा है CH3COOH होल ट्वाइस। तो आपने बोला पहले ये इनिशियली कितना था, तो 2 था, और किसके आगे 2 है, और शुरुआत में तो ये बना तो होगा नहीं, 0 रहा होगा। फिर फाइनल क्या था हमारे पास, तो अगर 2 है तो 2 में से 2 अल्फा ही जाएगा, समझेंगे। अगर 2 है तो 2 में से 2 अल्फा जाएगा, समझाएंगे। और यहाँ कितना बनेगा, तो इसके आगे 1 है तो अल्फा बनेगा। मतलब I की वैल्यू अगर समझो ये कब यूज करेंगे, देखो ये 100% डिसोसिएशन है तब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कह देगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालो, या आपसे कह देगा कि 50% एसोसिएट किया है, या आपसे कह देगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू इतनी है, उसके अकॉर्डिंग I की वैल्यू निकालो। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब पूरा नहीं टूट पा रहा है, तो मान लो कितना परसेंट टूटा, तो हमने मान लिया अल्फा टूटा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन को अल्फा माना। तो हमने यहां से बोला कि I का हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो ये फाइनल कहां पे है, एट सम टाइम t यानी इक्विलिब्रियम, जहां पर ये अब टूटना बंद हो गया, जितना बनना था बन गया, कुछ रिमेनिंग बच गया हमारे पास, 2 में से 2 अल्फा टूट गया और अल्फा प्रोडक्ट बनाया और कुछ बच गया हमारे पास। तो I बराबर नंबर ऑफ मोल्स बिफोर आफ्टर डिसोसिएशन क्या है हमारे पास, 2 - 2 अल्फा, CH3COOH बचा है हमारे पास 2 - 2 अल्फा, प्लस CH3COOH होल ट्वाइस बचा है अल्फा, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर, जब शुरुआत में था, तो 2 + 0। यहां से बोलोगे I बराबर 2 और -2 अल्फा प्लस अल्फा बराबर क्या होगा, -अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये I की वैल्यू आ गई। अगर अल्फा की वैल्यू दी गई है तो I की वैल्यू निकाल सकते हो, I की वैल्यू दी गई तो अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। यही बात अगर इसके लिए करता C6H5COOH का 3 है, यहाँ एरो आया और बना C6H5COOH होल थ्राइस, तो बोलोगे इसके आगे 3 है इनिशियली, तो ये 0 है, तो ये 3 में से 3 अल्फा जाएगा, जितना होगा उतना अल्फा जाएगा और 1 बनेगा, क्योंकि इसके आगे 1 है तो अल्फा बनेगा। यहां से I की वैल्यू लिखोगे तो लिखोगे कि सर आफ्टर डिसोसिएशन है 3 - 3 अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 3 + 0 बिफोर डिसोसिएशन। तो यहां से I की वैल्यू आ गई 3 - इसको रखोगे तो 2 अल्फा अपॉन 3। कोई दिक्कत है, अगर अल्फा की वैल्यू 100% आ जाएगी, करो पहले करो, ठीक है, 3 - 3 अल्फा और ये अल्फा बना, 3 - 3 अल्फा हो गया अल्फा अपॉन 3, ठीक है, 3 + 0 हुआ होगा, यहाँ पर 3 आ गया। यहाँ तक बातें लिखो, धीरे धीरे एकदम क्लियर करेंगे, क्वेश्चन को बना के समझाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले यहाँ तक समझो कि अगर 100% हुआ तब तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कोई कहता नहीं सर ये फार्मूला कर लिया और अब बताया कि 100% है तो I की वैल्यू कितनी होगी,
तो 100% है तो अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ 1 डालोगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो 1/3 बचेगा। इसके लिए 1/3 आया था अल्फा, आया क्या वैल्यू, तो 1/3 आ गया। अगर 100% होगा तब भी ये लॉजिक लगा सकते थे, लेकिन 100% जब आसानी से मिल जा रहा तो लॉजिक क्यों लगाना, ठीक है। मान लो एसोसिएशन हो रहा है तो कैसे लिखोगे, जैसे NaCl है, ये टूट रहा है Na प्लस प्लस Cl माइनस में, तो इसका पहले 1 रहा होगा तो इनिशियली ये 0 रहा होगा। अब 1 है तो 1 में से 1 अल्फा जाएगा तो ये अल्फा बनेगा, तो इसके आगे 1 है और ये भी अल्फा बनेगा। तो I की वैल्यू लिखोगे तो आफ्टर डिसोसिएशन ये है 1 माइनस 1 अल्फा की जगह अल्फा प्लस अल्फा, ये दोनों कट गया, अपॉन में 1 प्लस 0 है ऊपर वाला, तो I बराबर 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 आ गया। अगर 100% होता तो I की जगह डालते 1, तो अल्फा की जगह डालते 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाता। क्या इसकी वैल्यू 2 आई थी, हाँ 2/1 यानी 2 आई थी। तो I का वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते जब 100% ना हो। तो इस केस में निकालना होता MgCl2 के केस में, तो आप कहते हैं कि Mg2 प्लस बन रहा है प्लस 2Cl माइनस बन रहा है, तो यहाँ से ये 1 था तो ये 0 था, ये 0 था, ये 1 में से 1 अल्फा गया, तो यहाँ 1 है तो अल्फा बना, और यहाँ 2 है तो ये 2 अल्फा बना। तो I की वैल्यू कोई पूछता तो लिखते 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा आफ्टर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो I बराबर ये दोनों कट जाता, 1 प्लस 2 अल्फा अपॉन 1 आ जाता। अल्फा की जगह अगर 100% होता तो आता था 3, और यहाँ पर भी 3 आया था। तो इस तरह से I की वैल्यू को आप निकाल सकते हो। अगर 100% है तब, और कुछ परसेंटेज है अल्फा के कंपेयर में निकालना होगा तब ऐसे निकाल सकते हो। इरेज करें इन बातों को, लिखना है आपको, जल्दी लिखो। कितना टाइम हुआ, चलो 10-11 मिनट हुआ है। लिख लिया, हाँ सर लिख लिया। इरेज कर देना पक्का, हाँ ठीक है। अब जो जरूरत है उसको रहने देते हैं। आप बोलोगे सर क्या एक ही फार्मूला से काम बन जाएगा, तो वैसे तो हाँ, लेकिन इसका 2 फार्मूला और है, वो कैसे आया वो समझा देते हैं आराम से, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो कैसे आया उसको समझना भी बहुत जरूरी है, डायरेक्ट रटो मत। एक फार्मूला याद रखो कि नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, आफ्टर में जो हो रहा है उसको पहले लिखो, बिफोर में जो हो रहा है उसको बाद में लिखो, यानी नीचे लिखो। इससे आपका आराम से क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब हम आपको इससे और फार्मूला बना के दिखाते हैं। कोई एक एग्जांपल उठा लेते हैं। सपोज करो हमने लिया NaCl, ये टूट रहा है Na प्लस प्लस Cl माइनस में। अब यहां से देखो तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन को लिख सकते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास आफ्टर, ये दोनों किसके लिए है, आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर के लिए लिख सकते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। बात समझे। अब देखो गिवन मास तो दोनों केस में सेम रहेगा, क्योंकि जो मास दिया गया वही रहेगा। ये ऊपर चला आएगा, ऊपर किसका मोलर मास आएगा समझेंगे, ऊपर आएगा मोलर मास बिफोर, क्योंकि बिफोर वाला जो नीचे है वो सबसे नीचे चला गया तो ऊपर आ जाएगा। तो मोलर मास ऑफ बिफोर एसोसिएशन अपॉन मोलर मास आफ्टर, ऑफ मत लिखो, मोलर मास आफ्टर डिसोसिएशन हो या एसोसिएशन हो, उससे कोई फर्क नहीं है। समझे कैसे फार्मूला कैसे पहुंचेंगे, इस तरह से याद रहेगा मेरे बच्चे। देखो कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर है, तो आफ्टर के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास किसका, आफ्टर का, और नंबर ऑफ मोल्स बिफोर है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास किसका, बिफोर का। अब गिवन मास आफ्टर और बिफोर में जो दे दिया वो दे दिया, उसको पानी में मिलाओ चाहे बाहर रखो, तो ये कैंसिल हो गया। जो बिफोर का मोलर मास है वो ऊपर चला गया, जो आफ्टर का मोलर मास है वो नीचे चला गया। अब जो बिफोर का मोलर मास है वो देखने में कैसा है, जो हमको दिख रहा है कि इतना मोलर मास है इसका, तो ये क्या, इसको नाम दे दिया गया नॉर्मल मोलर मास। और जो पानी के अंदर में मास बन गया वो हमको दिख तो रहा ही नहीं रहे, तो उसको नाम दे दिया गया एब नॉर्मल मोलर मास। तो आपके बुक में I बराबर ये एक फार्मूला भी दिया गया होगा, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। उसकी जगह लोगों ने बोला नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, जब टूट जाएगा तो उसको कैसे निकालोगे, तो ऑब्जॉर्ब करके निकालोगे, क्योंकि उसको कैलकुलेट तो कर नहीं सकते। तो I का एक और फार्मूला बन के आ जाएगा, इसी से सोच रहे हैं हम।
तो आ जाएगा ऑब्जर्व्ड। किस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर रहे थे? तो चारों के चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में तो करेक्शन कर रहे थे ना, कि जो रिलेटिव लोडिंग था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, ऑस्मोटिक प्रेशर था, उसी के अंदर करेक्शन करके आई लगा रहे थे। तो ऑब्जर्व्ड और सारे के सारे कैसा था? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन क्या हो जाएगा? कैलकुलेटेड। जो पहले वाला उसको कैसे निकालते हो? कैलकुलेट करके, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो 3 फार्मूला आई का हमने आपको समझाने की कोशिश की और बताने की कोशिश की। अब इस पर 2 क्वेश्चन बता देते हैं। एक फार्मूला ये दिमाग में रख लो, इसी की मदद से इसको निकाल लो, क्योंकि आफ्टर में जो भी काम होगा वो ऑब्जर्व करके होगा, बिफोर में जो भी काम होगा वो कैलकुलेट करके होगा। और इसी फार्मूला की मदद से मोलर मास जो आफ्टर का था वो नीचे आ जाएगा, जो बिफोर का था ऊपर आ जाएगा, तो हम कैलकुलेशन करके समझाया। और इसी को नॉर्मल और एबनॉर्मल कहा गया। आई का 3 फार्मूला। आई में 100% डिसोसिएशन होगा तो कैसे निकालेंगे? आई में कुछ परसेंट 50-60 अल्फा परसेंटेज डिसोसिएशन होगा तो कैसे निकालेंगे? अगर अल्फा सीधे नहीं पूछेगा, डिसोसिएशन पूछेगा तो लिख दोगे अल्फा का जो वैल्यू है, परसेंटेज पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। इसे कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, इरेज करें। अब इसको लिख लो। इस पर क्वेश्चंस बताते हैं। अब आपको 2 जल्दी में कितना टाइम हुआ? 16 मिनट 30 मिनट तक खत्म करते हैं। लिख लिया। फॉर्मूला को दिल से समझने का फायदा यही होता है कि दिमाग तक चला जाता है। जो दिल में आता है वो दिमाग में भी आता है। फिल्म का डायलॉग मत मानना कि मैं दिल में नहीं आता दिमाग में आता हूँ, ठीक है? चाहे दिमाग में नहीं आता दिल सब नहीं, जो दिल में आएगा वो दिमाग में भी आएगा, ठीक है? चलो, क्योंकि दिल और दिमाग एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब हम इस पर आपको 2 क्वेश्चन 10 मिनट 15 मिनट जो भी लगेगा टाइम बता देते हैं। थ्योरी जितना प्यार से समझाना चाहिए था वो हमने आपको समझा दिया है और हमें लगता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब हम क्वेश्चन को उठाते हैं। जैसे हमारे पास एनसीईआरटी के बुक में पेज नंबर 59 में, इसमें 59 में, पेज नंबर 59 में क्वेश्चन है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, 2 ग्राम क्या है हमारे पास? C6H5COOH है, ये गिवन है क्वेश्चन। डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, और 25 ग्राम मेरे पास क्या है? बेंजीन है। इसका हम फार्मूला जानते हैं, C6H6 होता है और इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। नाम सबको भी ध्यान रखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी तो है, ठीक है? उसके बाद कहता है शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डेल्टा TF की वैल्यू दी गई है 1.62 इंटू के, मतलब इंटू के नहीं मतलब के। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोला था, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को हम KF से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 4.9 केल्विन kg अपॉन मोल। अब कहता है व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन, परसेंटेज अल्फा की वैल्यू बताओ, एंड इफ इट फॉर्म डाइमर, और ये क्या बना रहा है? डाइमर बना रहा है, ठीक। यहां से आप देखो क्या क्या चीजें दी गई है। आपके पास दिया गया है मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू 2 ग्राम, और क्या है सॉल्यूट? ये है, जो छोटा होता है वो सॉल्यूट होता है, जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो इसका मोलर मास निकाल लोगे, ठीक है? इसका मोलर मास निकालोगे 12 × 72 72 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1 16 × 32, ठीक है? तो ये हो गया, इसको निकाल लो। मान लो कुछ हम मान के चल लेते हैं 100 आया, हम मान के सिर्फ बताते हैं 100 आ गया, ठीक है? अब यहां से आप निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H5COOH, तो 2/100 हो जाएगा, ये 1/50 आ गया, ऐसा कुछ आ गया, मान के चलते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ हमारे पास दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट, वो कितना है? 25 ग्राम। हमें पता है कि पहले एक डेल्टा TF का फॉर्मूला, जब क्योंकि अल्फा पूछ रहा है तो I लगेगा, ये होता है KF इंटू M इंटू I। डेल्टा TF का डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है 1.62 इज इक्वल टू KF का डायरेक्ट वैल्यू है 4.9। मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, सॉल्वेंट क्या है? 25 ग्राम में है, kg में चेंज किया, इंटू I। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 1.62 इक्वल्स टू 4.9 इंटू 100 अपॉन 25,000 इंटू 25 इंटू 50 इंटू I। अब यहाँ से इसको इधर लाओगे, ये तीनों मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से I की वैल्यू मान लो कुछ आया 1.04, I की वैल्यू निकाल ली। अब डाइमर कह रहा है, डाइमर हम कहते हैं जब 2 मिलके एक बन जाए उसको कहते हैं डाइमर।
अगर 3 मिलके एक बन जाए तो उसको ट्राइमर कहते हैं, अगर 4 मिलके एक बन जाए तो उसको टेट्रामर कहते हैं। ठीक है, तो डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर समझ गए हो। तो यानी क्या हो रहा है, डाइमर बन रहा है। कौन डाइमर बना रहा है, ये डाइमर बना रहा है। यानी ये हो रहा है ऐसा कुछ कि 2 मोल C6H5COOH है और ये दोनों जुड़ जा रहा है, यानी C6H5COOH का होल ट्वाइस हो जा रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ये 2 रहा होगा तो ये 0 रहा होगा, तो ये 2 में से 2 अल्फा गया होगा तो ये अल्फा बना होगा। यहां से लिखोगे I बराबर आफ्टर डिसोसिएशन क्या है, ये है, यानी 2 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 2 प्लस 0, यानी I बराबर 2 माइनस 2 अल्फा माइनस अल्फा इज अल्फा अपॉन 2। I की जगह वैल्यू डाल दोगे, अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे 1.04 इक्वल टू 2 माइनस 2 अल्फा कुछ ऐसा होगा अपॉन 2 माइनस अल्फा अपॉन 2। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे, अल्फा की जो भी वैल्यू आएगी उसको परसेंटेज ऑफ अल्फा निकाल लोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपको I की तरह का बनाने वाला क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। हमने वैल्यू एग्जैक्ट नहीं लिया, टाइम के अंदर में खत्म करना है, सॉल्व करने बैठेंगे तो कैसे होगा, मतलब समझ में आना चाहिए। कैलकुलेशन आप करो, एग्जाम टाइम है, कर लेना, आप देख लेना। ठीक है, इरेज कर दे। इसी का दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, तो कैसे बनाना है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन का आप पहले फार्मूला याद करने से ज्यादा उसको समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन तो ऐसे भी बनेगा, ठीक है, नहीं कैसे बनेगा, जब हम चीजों को पकड़ लेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे तो नहीं बनेगा। अब ये जैसे दूसरा क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में कितना बड़ा कर दिया, अगर आएगा तो 4 नंबर से कम में तो नहीं आएगा। अब कहता है 0.6 ml एसिटिक एसिड, 0.6 ml जो है वो है CH3COOH, जिसको एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, यानी वॉल्यूम ऑफ H2O, यानी वाटर दिया हुआ है हमारे पास 1 लीटर। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर दिस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज दिस, यानी दे दिया गया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पहले इस स्ट्रेंथ के लिए, तो क्या कौन सा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल है, क्योंकि जो पहले दे दिया गया है यानी वो उसको कैलकुलेट करके निकाला है, कैलकुलेट करके निकालने वाला आफ्टर में आता है और आफ्टर वाला एबनॉर्मल होता है, और I बराबर होता है नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल, यानी नॉर्मल हमको निकालना है, एबनॉर्मल दिया हुआ है, यानी डेल्टा TF का जो नॉर्मल एबनॉर्मल कहो या ये ऑब्जर्व करके दिया हुआ है उसकी वैल्यू है 0.0205 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर, I निकालो, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अलग चीज है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलो या एसोसिएशन बोलो, ये अलग चीज है, अल्फा है, लेकिन डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब है, डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब है कि कोई रिएक्शन है 2A + 3B गिव्स 4C + 5D, तो इस समय जो डिसोसिएशन कांस्टेंट KC लिखते थे वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की जगह पर C के पावर में 4 जो होता था वो पावर में चला जाता था, 5 के पावर C के पावर में C है, ये D है मान लो, D के पावर में 5 अपॉन A के पावर में 2 और यहाँ पर B के पावर में 3, जो भी B का कंसंट्रेशन होता था वो डालते थे। तो ये बात भी पूछ रहा है, हमारे पास सिर्फ गिवन है 0.6 ml एसिडिक एसिड। तो देखो एसिडिक एसिड गिवन है और उसकी डेंसिटी भी गिवन है, नहीं हाँ ठीक है, डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड भी हमारे पास, क्वेश्चन देख लो, दिखा देते हैं 1.06, देखो 0.6 ml of acetic acid having density is this is dissolved in 1 liter of water दिया हुआ। तो देखो यहाँ पर हमारे पास पहले डेंसिटी और क्या दिया हुआ, वॉल्यूम, हमारे पास होता है डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, किसका डेंसिटी ले रहे हो तो CH3COOH का, तो वॉल्यूम किसका निकलेगा CH3COOH का, मोलर मास किसका डालना होगा गिवन मास किसका डालना होगा CH3COOH का, तो मास ऑफ CH3COOH निकलेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर लोगे, तो डेंसिटी आपके पास 0.6 इंटू 1.06, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा ना 1 2 3, तो जो भी आएगा 6 होगा, 0.636 आ जाएगा, इसका क्या मास आ जाएगा ग्राम पर मोल में, इसका मोलर मास निकाल लोगे तो इसका मोलर मास आ जाएगा आपके पास, गिवन मास है हमारे पास इतना, सॉरी मोलर मास में 12 3 15 15 1 16 16 16 32 16 3 48 48 और 12
8 2 10 4 5 6 मतलब 60 ग्राम पर मोल निकाल लेना आप, हम बता रहे हैं। फिर यहाँ से निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COOH, वो कितना होगा, गिवन मास 0.636 अपॉन 60 जो आएगा वो वैल्यू लिख लोगे। फिर नीचे हमको क्या निकालना होता है, हमारे पास मॉन्टा फैक्टर निकालना है। हमारे पास एक फार्मूला है, जो भी चीज दिया हुआ है इसमें, उसमें हमारे पास एक फार्मूला है, फ्रीजिंग पॉइंट का बात कर रहा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट का हमारे पास फार्मूला है डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। एक बात याद कर लो कि KF की वैल्यू 1.86 केल्विन kg पर मोल होगा और KB की वैल्यू 0.52 केल्विन kg पर मोल होगा। ये किसके लिए, वाटर के लिए। तो इसे एग्जाम में देना चाहिए लेकिन एनसीईआरटी नहीं देता है, तो हम यहाँ पे बता दिए हम। तो ये दोनों वैल्यू आपको याद होना चाहिए, थोड़ा बहुत और देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना, हमको तो लगता है सही है, ठीक है। अब यहाँ से डेल्टा TF बराबर KF इंटू M इंटू I कर सकते हो आप, लेकिन आपके पास I भी निकालना है। डेल्टा TF भी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो डेल्टा TF बराबर KF की जगह 1.86, क्योंकि वाटर की बात की गई है। मोलैलिटी की जगह डालोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, निकाल चुके हो आप, मान लो वो 10 आया होता, या पूरा डाल दो, 0.636 अपॉन 60 हो जाता, तो अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो आपके पास पता है वाटर जो है 1 लीटर है, यानी 1000 ml है, और हम जानते हैं 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है, कि 1 मिलीलीटर में वाटर जो है, 1 मिलीलीटर वॉल्यूम में 1 ग्राम वाटर होता है, तो 1000 मिलीलीटर वॉल्यूम में 1000 ग्राम वाटर होगा, यानी 1 kg होगा, और हमको 1000 अपॉन 1000 ही डालना पड़ेगा kg में चेंज करने के लिए। ये कट कूट के आपको डेल्टा TF की वैल्यू आ जाएगी। जो भी डेल्टा TF की वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू होगी, कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, और ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपके पास दी गई है। तो आपको I का फार्मूला पता है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू को ऊपर लिखते हैं क्योंकि आफ्टर डिसोसिएशन वाला चीज भी ऊपर है, और कैलकुलेटेड वैल्यू को नीचे लिखते हैं क्योंकि बिफोर वाला नीचे है, बिफोर में कैलकुलेटेड आता है हमें। तो आफ्टर का वैल्यू है हमारे पास 0.0205, और बिफोर का मान लो यहाँ पर हमारे पास 0.367, कुछ भी आया होगा हमको नहीं पता, तो 0.367 हो जाएगा। यहाँ से I की वैल्यू निकाल लोगे, मान लो I की वैल्यू आ गई 0.04 आ गई। अब I की वैल्यू आ गई तो अब अल्फा की वैल्यू निकालोगे, आराम से समझना है, घबराने की जरूरत नहीं है। डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है, यानी टूट रहा होगा, ये बात से पकड़ना पड़ेगा। तो अब अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, इरेज करें, चाहे इरेज क्यों करें, क्वेश्चन हटा देते हैं। I की वैल्यू निकाल दी, अब हमसे डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कोई चीज टूट रहा होगा तब तो Kc की वैल्यू पूछ रहा है ना। Kc में भी डिसोसिएशन, एसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलेगा तब भी Kc, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलेगा तब भी Kc। जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोले तब भी अल्फा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोले तब भी अल्फा। तो यहाँ से हमने बोला डिसोसिएशन हो रहा है, यानी CH3COOH जो है वो टूट रहा है हमारे पास CH3COO माइनस प्लस H प्लस में। तो ये अगर 1 रहा होता तो ये 0 0 रहा होता, तो ये अगर 1 में से अल्फा जाएगा तो ये अल्फा बनेगा, ये अल्फा बनेगा। तो I की वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 1 प्लस 0 0 0, ये अल्फा अल्फा कट जाएगा, तो I बराबर 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 आ जाएगा। यहाँ से कुछ अल्फा की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि I की वैल्यू ये डालोगे, तो अल्फा की वैल्यू मान लो 1.0 या फिर 0.06 आया, मान लिया हमने, ये आया होगा। आपको Kc की वैल्यू निकालनी है, तो Kc की जगह क्या लिखोगे, ये सब हटा दोगे, ये रिएक्शन हटा दोगे, रिएक्शन वो हो गया हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग Kc सजाओगे तो लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस अपॉन इंटू H प्लस अपॉन CH3COOH। अब बात उठता है कि कंसंट्रेशन इसका है कितना, तो हमने बताया था कि कंसंट्रेशन वही होता है जो उसका मोलैलिटी होता है या जो उसका मोलैरिटी होता है। तो इस समय इसका मोलैरिटी या मोलैलिटी क्या है, तो मोलैलिटी आपने ये निकाला है, तो मान लो इस सब को निकालने के बाद आपको वैल्यू आ गई थी 0.346, ठीक, ये मोलैलिटी है। तो यानी ये पहले था 0.346, तो ये था 0 0, इसमें से पूरा नहीं टूटा, सिर्फ इतना ही टूटा। तो जब 1 था तो 1 में से 1 अल्फा जाता था, 2 था तो 2 में से 2 अल्फा जाएगा। उसी तरह 0.346 है तो 0.346 में से 0.346 इंटू अल्फा जाएगा 0.06, हाँ कि ना।
अगर एक में से अल्फा जा रहा था तो दो में से दो अल्फा जा रहा था, तीन में से तीन अल्फा जा रहा था, तो 0.30346 ही है, तो उसमें से 0.6 अल्फा की वैल्यू होती है, अल्फा को इसी से तो मल्टीप्लाई करोगे, दो था तो दो से करते थे, तीन था तो तीन से करते थे, तो 0.346 है तो इसी से करोगे। अब यहां पर कितना, एक अल्फा है और एक अल्फा की वैल्यू ये है 0.06, तो ये कितना हो जाएगा, देखो समझो, ये टू, एक में से अल्फा तो अल्फा बना, यानी एक अल्फा बना, एक भी तो है साथ में, एक तो है, अगर दो में से दो अल्फा गया तो ये अल्फा बना, कम हो गया, तो यहां पर आपके पास 0.346 तो था, लेकिन उसमें सिर्फ 0.06 का कंसंट्रेशन ये मिल पाया, और इसमें फिर 0.346 तो था, उसमें 0.06 का कंसंट्रेशन मिल पाया, यानी एक था तो 0 था, तो 0.346 था तो 0 था, फिर एक में से एक अल्फा गया तो इतने में से उतना अल्फा गया तो उतना ही अल्फा बना, तो जो ये वैल्यू है वो यहाँ बनी, और जो ये वैल्यू है वो यहाँ बनी हाइड्रोजन के लिए। अब इसकी जगह कंसंट्रेशन डालोगे Kc का, तो डालोगे 0.346, इन दोनों में से कॉमन ले लोगे तो आपके पास बचेगा 1 माइनस 0.06 ये कंसंट्रेशन नीचे डालोगे ना, कंसंट्रेशन आपको पहले किसका डालना है, इसका डालना है ना, तो बाहर वाला का डालोगे तो ये क्या आया है 0.346 इंटू 0.06 इंटू 0.346 इंटू 0.06 अपॉन वो ऊपर वाला है क्योंकि ये वाला वैल्यू नीचे डालना है, तो 0.346 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 0.6 हो जाएगा, ये एक पोर्शन कट जाएगा, सब मल्टीप्लाई में है, ये घट के आ जाएगा, सबको डिवाइड करोगे Kc की वैल्यू मिल जाएगी। अगर कंफ्यूजन हुआ होगा तो ये क्वेश्चन रख लो, उसके अलावा कंफ्यूजन नहीं हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों अच्छा क्वेश्चन, अगर आना होगा तो लंबा चौड़ा मार्क्स में आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर लो, एक बार में नहीं आया तो दूसरी बार में समझने की कोशिश करो, विश्वास करो समझ जाओगे चीजों को। अब तो ज्यादा लंबा हम इसको खींच नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी टाइम हमारे पास 31 मिनट हो चुका है, और हम नहीं चाहते कि 40-50 मिनट एक ही बात सीखो। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी सीख जाएंगे जिनको कंफ्यूजन होगा, दूसरी बार देखना, इससे पहले तो बहुत स्लो चले हैं। बाय, अच्छा लगे तो प्लीज एक कमेंट या कुछ भी। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय, थैंक यू सर, ओके।